देख रहे हैं न्यूज नेशन। आगे आधे घंटे में देश और दुनिया की हर खबरों की सीधी सपाट रफ्तार से भरी यानी कट टू कट। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मुंबई से आ रही खबर की, जहां पर पुलिस महकमे पर सवालिया निशान लगे। पुलिस का काम होता है कानून व्यवस्था को बनाए रखना, लेकिन पुलिस वालों का एक क्रूर और अमानवीय चेहरा उस वक्त सामने आया जब उन्होंने कुछ संदिग्ध युवकों को किस तरह से जमकर पीटा और उनके साथ 3rd डिग्री टॉर्चर किया। पुलिस की टॉर्चर की ऐसी तस्वीरें जिन्हें हम साफ साफ दिखा भी नहीं सकते। कड़ाके की सर्दी में सड़क पर ऐसी सजा कि कोई भी थर्रा उठे। विचलित कर देने वाली ये तस्वीरें महाराष्ट्र के भंडारा जिले की हैं, जहां ट्रिकला माइंस के पास कुछ युवक संदिग्ध हालत में मिले। बस पर क्या था, वहां तैनात पुलिस वाले बीच सड़क पर ही युवकों पर चलाने लगे 3rd डिग्री। बीच सड़क पर पहले 12 युवकों को कान पकड़कर उठक बैठक करने को कहा। इतने पर भी जी नहीं भरा तो उनके कपड़े उतरवाए और फिर शुरू कर दिया उनका टॉर्चर। बिना कपड़ों के युवकों को सड़क पर उठक बैठक करवाई, फिर सड़क पर घुटनों के बल चलने को मजबूर किया। एक पुलिस वाले ने बाकायदा चलकर दिखाया कि उन्हें सड़क पर चलना कैसे है। और अब आपको दिखाते हैं इंसान का एक और शर्मनाक चेहरा, जहां पर मानवता कहीं खोती हुई नजर आती है। परंपरा के नाम पर जल्लीकट्टू में किस तरह से पशु क्रूरता सामने आई, तो वहीं कर्नाटक के मंड्या में गाय बैलों को आग पर चलने के लिए सिर्फ अपने तमाशे के लिए इंसान ने मजबूर किया। तय आप कीजिए जानवर कौन है। यह आस्था की अंधी दौड़ है। कुछ लोगों ने परंपरा के नाम पर मवेशियों को भी नहीं बख्शा। बेजुबान गाय बैलों को ये जबरन जलती आग में गुजरने को मजबूर करते हैं। विचलित करने वाली ये तस्वीरें कर्नाटक के मंड्या की हैं, जहां मकर संक्रांति पर कुछ लोगों ने अंधविश्वास और क्रूरता की हदें पार कर दी। जिस खेल में बेजुबान की जान आफत में थी, उस खेल में कुछ लोग जश्न मना रहे थे। सड़क पर पहले उन्होंने पुआल से आग लगा दी और फिर उसमें गाय और बैलों को दौड़ाने लगे। भीषण आग में बड़ा हादसा भी हो सकता था, लेकिन यहाँ किसी को इसकी परवाह कहाँ थी। परंपरा और मनोरंजन के लिए कई लोगों ने मवेशियों के सींगों में गुब्बारे भी लगा दिए। आस्था की संधी दौड़ को देखकर अब आप ही फैसला कीजिए कि जानवर कौन है। और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए अगली खबर देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके नाक के नीचे क्या कुछ हो रहा है जरा देखिए। गौरक्षा का दम भरते हैं, गौरक्षा के नाम पर सेस लगाते हैं, लेकिन आगरा में गौशालाओं में किस तरह से गाय तिल तिल कर मरने को मजबूर है। न गायों के लिए चारे का इंतजाम है, न पीने के लिए पानी। बदहाली कितनी कि लोग नाराज हैं। तस्वीरें आगरा के जगनेर ब्लॉक में नूनी गांव की एक गौशाला की हैं। गौशाला के भीतर 2 गायों की मौत हो गई, लेकिन उनका अंतिम संस्कार किसी ने नहीं किया। गायें तिल तिल मौत की ओर बढ़ रही हैं, लेकिन देखने वाला कोई नहीं। इलाके के लोगों में गायों की बदहाली को लेकर गुस्सा भड़का तो एसडीएम भी वहां पहुंचे, जांच और कार्रवाई का भरोसा दिया। अभी मैंने देखा यहाँ पर 2 गायें तो मरी पड़ी हैं, अंदर है वहाँ पर, और चारे की कोई व्यवस्था नहीं है। कोई चारा यहाँ पर पूरे परिसर में भी मौजूद नहीं है। कुछ गायें हैं जो बिल्कुल घायल की स्थिति में हैं। काफ़ी बछड़े भी हैं और बड़ी गायें भी हैं। हालांकि इस भरोसे से लोगों की नाराजगी दूर होती नहीं दिख रही। हंगामे के बीच गौशाला चला रहे लोग फरार हैं, तो सवाल ये कि जिस सूबे में मुख्यमंत्री गौरक्षा के लिए इतने सजग हैं, वहाँ आखिर गाय बदहाल कैसे हैं। गायों की रक्षा की तस्वीर आपने देख ली कि दावे कितने खोखले साबित होते हैं। आम आदमी में कितना गुस्सा है इसको लेकर। लेकिन एक और तस्वीर दिखाते हैं जो यूपी के कानून व्यवस्था की कलाई खोलती हुई नजर आती है। बरेली में किस तरह से एक बार फिर भीड़ तंत्र का न्याय सामने आया, जब उन्होंने थाने के अंदर ले जाकर चोर को जमकर पीटा। किसी ने हाथ पकड़ रखे हैं, कोई बाल पकड़कर खींच रहा है और कोई बरसा रहा है थप्पड़। लेकिन बरेली के पटेल चौकी में इस वक्त कोई पुलिस वाला नहीं जो थाने में ही कानून की हिफाजत कर सके। बताया जा रहा है कि इस शख्स को लोगों ने चोरी के आरोप में पकड़ा। भीड़ उसे लेकर पुलिस चौकी पहुंची, लेकिन वहां कोई पुलिस वाला मौजूद नहीं था, तो लोग खुद ही वकील बनकर आरोपी से सवाल जवाब करने लगे और चोरी का यह आरोपी गाली गलौज पर उतर आया। तो भीड़ का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा और लोगों ने थाने में ही उसकी पिटाई कर डाली। और अब आपको दिखाते हैं किस तरह से सामने आई हैं तस्वीरें जो बयां करती हैं कि क्या कुछ हालात यहां पर बन रहे हैं, क्या स्थितियां जो हैं वो बन रही हैं। गुड़गांव में आप ट्रैफिक पुलिस जो है आपके बेहतरी के लिए है, नियम कायदे कानून बनाने के लिए है, लेकिन किस तरह से उस ट्रैफिक पुलिस को ही कुचल दिया जाता है जब वो आपको रोकने की कोशिश करते हैं। गाड़ियां आ जा रही हैं, सड़क पर लोगों की भीड़ मौजूद है। इस बीच लाल रंग की ये कार आगे बढ़ती है और पुलिस वाले उसे रुकने का इशारा करते हैं, लेकिन कार सवार गाड़ी रोकता नहीं। वो पुलिस वाले को टक्कर मारता है, फिर फरार हो जाता है। तस्वीरें 15 जनवरी की हैं। बताया जा रहा है कि गुरुग्राम के सेक्टर 58 पावर हाउस के पास नशे में धुत ड्राइवर ने पुलिस वाले को कुछ इस तरह कुचलने की कोशिश की। गनीमत ये रही कि उसे ज्यादा चोट नहीं आई। हमने गाड़ी ट्रैफिक के बीच में थी, वहाँ मेरे को आई और साइड में लिया। पूछने के लिए मैं सामने आया गाड़ी के, और एक मेरे सर है जो अनूप सर है वो साइड में पूछने के लिए गए, और तो उसने एकदम एक्सीलेटर पे पैर रख दिया और स्पीड में मेरे को बोनट पे उठा के आगे ले गए, सड़क पर पटक दिया। गुरुग्राम में हाल के दिनों में ये तीसरी वारदात है। 20 दिसंबर को गुरुग्राम के सिग्नेचर टावर के पास एक गाड़ी ने कांस्टेबल को कुचलने की कोशिश की थी। 31 दिसंबर को भी सिद्धेश्वर चौक पर एक कार ने कांस्टेबल को बोनट पर उठाकर काफी दूर तक घसीटा था। इस मामले में आरोपी अब तक फरार है। ये हाल तब है जब रैश ड्राइविंग के आरोप में साल 2018 में पुलिस ने यहाँ 15,780 चालान काटे हैं और ऐसे में पुलिस वालों की सुरक्षा बड़ा सवाल बनकर सामने आ रही है।
या कर्नाटक में बीजेपी चला रही है ऑपरेशन लोटस। क्या कर्नाटक में बीजेपी गिराना चाहती है जेडीएस कांग्रेस की सरकार? क्योंकि आरोप तो कुछ यही लग रहे हैं और 13 विधायकों पे टिकी है सरकार। रमेश जारकिहोली, उमेश जाधव, महेश के, बी नागेंद्र, गणेश और प्रताप गौड़ा पाटिल। माना जा रहा है कि कांग्रेस के विधायक कर्नाटक में सियासी खेल बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। बीजेपी की ओर से दावा किया जा रहा है कि ये सभी विधायक कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता और एमएलए पद से इस्तीफा दे सकते हैं, जिसके बाद कर्नाटक का सियासी नाटक तेज हो गया है। जोड़तोड़ के आरोप लगाए जा रहे हैं। बेंगलुरु से लेकर हरियाणा तक कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर हैं। बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, तो वहीं कांग्रेस दिग्गज नेता भी हमलावर हैं। बीजेपी पर अपने विधायकों को धमकाने और डराने का आरोप मढ़ा जा रहा है। जितने भी संस्थाएं उनके पास है, चाहे वो सीबीआई हो, सीवीसी हो, ऐसे संस्थाओं का डर बता के लोगों को अपने कब्जे में लाने की कोशिश कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो कर्नाटक में सत्ता का गणित 13 विधायकों के खेल पर अटका है। कर्नाटक की 224 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी के 104, कांग्रेस के 80 और जेडीएस के 37 विधायक हैं। साथ ही केपीजेपी, बीएसपी और निर्दलीय के एक विधायक मौजूद हैं और बहुमत का आंकड़ा है 113। लेकिन अगर 13 विधायक इस्तीफा दे दें तो बहुमत का आंकड़ा 106 हो जाता है और ऐसे में केपीजेपी और निर्दलीय विधायकों को मिलाकर बीजेपी सरकार बना सकती है। तो सियासत गर्म है लेकिन राजनीति तेज है। हालांकि कांग्रेस जेडीएस को फिलहाल सरकार पर कोई खतरा नजर नहीं आ रहा। और किस तरह से आज दंगे के आरोपी कथित तौर पर रहे जगदीश टाइटलर की मौजूदगी ने शीला दीक्षित के कमबैक, उनकी दिल्ली में वापसी की पूरी खबर को खटाई में डाल दिया। आप भी देखिए। मन सजा था शीला दीक्षित को दिल्ली की कमान सौंपने के लिए। कांग्रेस दिल्ली के सियासी दंगल में कमबैक का सपना संजोई थी, लेकिन कांग्रेसियों की महफिल में जगदीश टाइटलर बैठे नजर आए तो विवाद तेज हो गया। जगदीश टाइटलर 1984 सिख विरोधी दंगों के आरोपी हैं। हालांकि नवंबर 2007 में सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट में रिपोर्ट दाखिल की थी कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं, लेकिन कई पीड़ितों के सामने आने के बाद 17 दिसंबर 2007 को दिल्ली हाईकोर्ट ने दोबारा जांच शुरू करने को कहा। मार्च 2009 में सीबीआई ने सबूतों की कमी की वजह से टाइटलर को फिर क्लीन चिट दे दी। 9 अप्रैल 2009 को टाइटलर को लोकसभा चुनाव लड़ने से रोक दिया गया और 10 अप्रैल 2009 में दिल्ली हाईकोर्ट ने केस दोबारा खोलने को कहा। इसके खिलाफ आज तक केस चल रहे हैं, चश्मदीद गवाह हैं और नाको टेस्ट में लोगों ने बयान दे दिए हैं और ये राहुल गांधी अच्छी तरह से जानते हैं। क्या कोई केस है मेरे पे? कोई एफआईआर है? नहीं है। एक इंक्वायरी है, वो 3 दफा फ्री हो चुकी है। जाहिर है सियासत तेज है, लेकिन सवाल परसेप्शन का है और टाइटलर की मौजूदगी कांग्रेस की मुसीबत बढ़ा सकती है। 2019 में विपक्ष किसी भी कीमत पर वॉकओवर देने के मूड में नहीं है बीजेपी को, और ऐसे में यूपी में एसपी बीएसपी का गठबंधन हुआ तो आरएलडी भी साथ आ सकती है। 4 सीटों को लेकर समझौता लगभग हो गया है। औपचारिक ऐलान भी मुमकिन है जल्द। आरएलडी नेता जयंत चौधरी के ट्विटर अकाउंट पर अखिलेश यादव के साथ ये तस्वीर यूपी के सियासी समीकरण की कहानी पुख्ता करने लगी है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर में मुलाकात हुई और फिर अल्लामा इकबाल की शायरी के साथ तस्वीरें पोस्ट की गईं तो खबरों का बाजार और भी ज्यादा गर्मा गया। कयास लगाए जा रहे हैं कि यूपी में महागठबंधन में अब आरएलडी की एंट्री हो चुकी है। सूत्रों के हवाले से दावा है कि आरएलडी की तरफ से 6 सीटों की मांग रखी गई थी, लेकिन गठबंधन में आरएलडी को 4 सीटें देने का वादा किया गया, जिसके मुताबिक बागपत, मुजफ्फरनगर, मथुरा और हाथरस की सीट आरएलडी को मिल सकती है। लेकिन मथुरा सीट पर एसपी के उम्मीदवार को आरएलडी के सिंबल पर ही चुनाव लड़ाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक बागपत की परंपरागत सीट पर आरएलडी के युवा चेहरे जयंत चौधरी चुनावी मैदान में उतरेंगे तो आरएलडी के अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह मुजफ्फरनगर से ताल ठोकेंगे। अखिलेश जी के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई और जो हम लोगों का प्रयास है, मैं समझता हूं कि उस ओर हमें सफलता मिलेगी। धन्यवाद। फिलहाल खुलकर कुछ भी बेशक नहीं कहा जा रहा, लेकिन माना जा रहा है कि जल्द ही इसका औपचारिक ऐलान होगा। तो मोदी को चुनौती देने के लिए ऐसा नहीं है कि महागठबंधन और तमाम कोशिशें जो हैं विपक्ष की वो यूपी बिहार में ही हो रही हों, बल्कि दक्षिण में भी इस तरह की तैयारी हो रही है। और उस वक्त ये तैयारी सामने आई जब चंद्रशेखर राव के बेटे केटी राव जो हैं जगनमोहन रेड्डी के साथ मुलाकात करने के लिए पहुंचे। इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। लंबे मंथन के बाद जब दोनों नेता मीडिया के सामने आए तो तीसरे मोर्चे का ऐलान कर दिया गया। तेलंगाना की सियासी खिचड़ी में अब केसीआर और जगनमोहन रेड्डी एक साथ कांग्रेस बीजेपी दोनों के खिलाफ मोर्चेबंदी की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि माना जा रहा है कि इसका असर आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू पर भी पड़ेगा। तेलंगाना में कुल 17 लोकसभा सीटें हैं। 2014 में टीआरएस को 11, कांग्रेस को 2, टीडीपी, वाईएसआर कांग्रेस, बीजेपी और एआईएमआईएम को 1-1 सीट मिली थी। बीजेपी और टीडीपी यहाँ मिलकर चुनाव लड़ा और दोनों को 23% वोट मिले, जबकि कांग्रेस को 24.7%। लेकिन अगर एआईएमआईएम, वाईएसआर कांग्रेस और टीआरएस के वोटों को जोड़ दिया जाए तो वो 40% तक पहुंच जाते हैं और यकीनी तौर पर इन तीनों का साथ आना सूबे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों की मुश्किलें बढ़ाने वाला है। आखिर एक बीजेपी नेता के घर पर तलवारें, तमंचे और तमाम खुरकी जैसे हथियार क्या कर रहे थे? नेताजी फिलहाल हिरासत में हैं। बीजेपी के डोंबिवली के नेता बताए जा रहे हैं। ये एक नेता के घर में मिले 170 हथियार, इनमें तलवार से लेकर गन और खुकरी से लेकर चाकू तक दर्जनों तरीके के खतरनाक हथियार शामिल थे। एक नेता के घर हथियारों का इतना बड़ा जखीरा मिला तो लोग भी हैरान रह गए।
हथियारों का ये जखीरा बरामद हुआ मुंबई के पास डोंबिवली से और आरोप लगे हैं बीजेपी के नेता धनंजय कुलकर्णी पर। बताया जाता है धनंजय डोंबिवली के शहर उपाध्यक्ष हैं। कल्याण क्राइम ब्रांच ने खुफिया सूचना के आधार पर उनके घर पर रेड मारी थी और आर्म्स एक्ट में केस दर्ज कर कुलकर्णी को गिरफ्तार किया। आरोप है नेताजी गिफ्ट आइटम के नाम पर इन खतरनाक हथियारों की खरीदारी करके लाए थे और धीरे धीरे उन्होंने ये इतना बड़ा जखीरा तैयार कर लिया। और जुर्म की दुनिया की हर बड़ी खबर से रहिए सावधान, देखिए क्राइम कट टू कट। चेन्नई में स्मगलिंग के बड़े रैकेट का खुलासा। डीआरआई ने स्मगलर्स के पास करीब 20 किलो सोना बरामद किया। सोने की कीमत करीब 7 करोड़। बदमाशों के पास से एक BMW कार और 21 लाख कैश भी बरामद किए गए। दिल्ली से सटे गाजियाबाद से 6 शातिर लुटेरे गिरफ्तार। बदमाशों के पास 20 किलो चांदी और लाखों की नकदी बरामद। पुलिस ने आरोपियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए। लूट का सामान बेचने बदमाश मेरठ जा रहे थे कि तभी पुलिस ने उन्हें जाल बिछाकर शिकंजे में ले लिया। भोपाल में रेलवे पुलिस ने एक शातिर बदमाश को किया गिरफ्तार। बदमाश के पास से 9 मोबाइल, सोने की चेन और अंगूठी बरामद। चलती ट्रेन में चोरी और लूट की वारदातों को देता था अंजाम। एक लड़की का पर्स चोरी करके भाग रहा था बदमाश, तभी पुलिस ने उसे धर दबोचा। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। खेत में दोनों तरफ से चली कई राउंड गोलियां। पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल, दूसरे ने भी किया सरेंडर। दोनों बदमाशों पर था 15-15 हजार का इनाम। शाहजहांपुर में हथियारबंद बदमाशों ने जिला कारागार के बंदी रक्षक की पिटाई की। पिटाई के बाद बदमाशों ने हवा में फायरिंग की। जेल में बंद एक कैदी पर जानलेवा हमला करने का आरोप। और अब आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश के रतलाम में 2 गुट बस स्टैंड पर किस तरह से आपस में भिड़ गए और उसकी तस्वीरें कैद हुई कैमरे में। एक युवक पर अचानक कुछ लोगों ने हमला बोल दिया। कोई उस पर लात घूंसे बरसा रहा है तो कोई डंडे से कर रहा है वार। तस्वीरें MP के रतलाम की हैं, जहां बस स्टैंड कॉम्प्लेक्स में हुई मारपीट से हंगामा मच गया। बस का इंतजार कर रहे मुसाफिर भी इस लड़ाई से सहम उठे। सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीरों से साफ नजर आता है कि 3-4 लोग किस बेरहमी के साथ युवक की पिटाई करते हैं। दनादन लात, घूसे और लाठी से वार करते हैं। युवक को जमीन पर गिरा देते हैं, लेकिन तब भी हमलावरों को रहम नहीं आता और उस पर लगातार प्रहार करते रहते हैं, वो भी छोटी सी बात पर शुरू हुए एक विवाद की वजह से। दोनों हमाली का काम करते हैं और एक बस पर से सामान उतारने की बात पर दोनों के बीच में कहासुनी हुई, फिर मारपीट हुई। पिटाई से बचने के लिए युवक टिकट विंडो ऑफिस में खुद को बंद कर लेता है, तब जाकर उसकी जान बचती है। 5 साल के बच्चे को गिनती गिनना ना आए तो उसकी सजा क्या हो सकती है? क्या सजा आप मुकर्रर करेंगे? सजाए मौत? ऐसा हुआ है? किसने दी ये सजा? जानिए आप। बच्चे को पढ़ा रहा था, बच्चे को कुछ आया नहीं, इसलिए मैंने थोड़ा सा धक्का मार दिया, वो जाके दीवार में लग गया, इसलिए मतलब बेहोश हो गया। ये एक बालिया जुर्म नहीं, ये इंतहा है ज्यादती की। बताया जा रहा है कि पति पत्नी और वो की कहानी में मासूम विलन बन गया, जिसकी वजह से मां के इशारे पर इसे मौत के घाट उतार दिया गया और इसके लिए बहाना ढूंढा गया गिनती न गिन पाने का। ये एक साजिश का नतीजा है जिसमें माँ पूरी तरह शामिल रही है और यही एलिगेशंस जो हैं बच्चे के असली पिताजी ने लगाए हैं अपनी, जो उन्होंने पुलिस को कंप्लेंट दी है। दरअसल मृतक बच्चे की मां का अपने पति से झगड़ा चल रहा था। पति से अलग होकर ये महिला आरोपी नरेंद्र के साथ रह रही थी। कई महीने तक दोनों पति पत्नी बनकर रहे, मगर 10 जनवरी की शाम नरेंद्र ने बच्चे को पढ़ाने के दौरान उसकी इतनी पिटाई की कि अस्पताल में इलाज के दौरान मासूम की मौत हो गई। और अब आपको दिखाते हैं कि बिहार में किस तरह से कानून व्यवस्था जो है लगातार सवालों के घेरे में आ रही है और सुशासन बाबू पर उठ रहे हैं लगातार सवाल। एक दिन में 3 मर्डर से फिर दहमा बिहार। बिहार में बदमाश कानून को खुली चुनौती दे रहे हैं। घर के बाहर बिखरी गोलियां और धमकी भरा ये पर्चा बयान कर रहा है कि बिहार में अपराधी किस कदर बेखौफ हो गए हैं। जमुई में पुलिस मुखबरी के शक में कुछ माओवादियों ने 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। माओवादियों की गोली में एक महिला भी जख्मी हो गई। इस घटना से इलाके में दहशत मची है। वहीं बिहार के हाजीपुर में भी बदमाशों का आतंक देखने को मिला। यहाँ एक बदमाश ने फायरिंग कर एक युवक की हत्या कर दी, जबकि बदमाशों की गोलीबारी में एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस अब आरोपी की तलाश में जुटी है, लेकिन सवाल सुशासन के उन दावों पर उठ रहे हैं, क्योंकि अकेले वैशाली जिले में पिछले 3 हफ्ते में 4 लोगों का मर्डर हो चुका है। और खेल के मैदान की हर बड़ी खबर जानिए स्पोर्ट्स कट टू कट में। एडिलेड वनडे में धमाकेदार जीत के बाद टीम इंडिया के खिलाड़ी ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का लुत्फ उठाते नजर आए। उप कप्तान रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलियन ओपन देखने की तस्वीर पोस्ट की, जिसमें रोहित के साथ एडिलेड की जीत में अहम रोल निभाने वाले दिनेश कार्तिक भी नजर आ रहे हैं। टीम इंडिया को धमाकेदार जीत दिलाने वाले धोनी का शॉर्ट रन वाला वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ। वीडियो में धोनी पारी के 45 ओवर के आखिरी गेंद पर सिंगल लेने के दौरान क्रीज को छुए बगैर ही वापस लौटते नजर आ रहे हैं। हालांकि धोनी का ये शॉर्ट रन एम्पायर की नजरों में नहीं आया और इस वजह से इस रन को अवैध करार नहीं दिया गया। टीम इंडिया के कप्तान कोहली ने कहा, धोनी अब फिर पुराने रंग में लौट आए हैं। चहल के साथ बातचीत में विराट ने अपने 39वें वनडे शतक और धोनी को लेकर काफी बातचीत की। इसलिए हम दोनों साथ में इतनी अच्छी बैटिंग करते हैं क्योंकि हम लोग गेम को आगे लेके जाते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम रन निकालते रहते हैं। बट अगर वो फ्लो में आ जाते हैं तो फिर एज अ टीम हम लोग भी बहुत रिलैक्स हो जाते हैं।
विराट ने बनाया टीम इंडिया को टेस्ट का सुपर पावर बनाने का लक्ष्य। कोहली ने कहा युवाओं के लिए वनडे और T20 में नहीं बल्कि टेस्ट में बेस्ट बनने का लक्ष्य होना चाहिए। विराट की कप्तानी में टीम इंडिया पहली बार ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीतने में कामयाब रही है। हमारा देश का संविधान हमें धार्मिक स्वतंत्रता देता है, धर्म परिवर्तन की आजादी देता है, लेकिन अगर चुनाव नजदीक हो तो गृह मंत्री को इस पर चिंता लाजमी हो जाती है होना, और विपक्ष को इसमें सियासी बू आती है। कोई किसी धर्म को स्वतः स्वीकार करता है, इसमें कोई हर्ज नहीं करे, लेकिन यदि कहीं पर मास कन्वर्जन जब होने लगे, बड़ी संख्या में लोग अपना धर्म बदलने लगे, तो ये किसी भी कंट्री के लिए चिंता का विषय हो सकता है। ये किसी नेता का बयान भर नहीं, ये देश के गृह मंत्री की चिंता है। लोकसभा चुनाव से पहले अचानक मंत्री जी सामूहिक धर्म परिवर्तन को लेकर चिंतित हो गए। इस पर बहस की भी वकालत कर दी और ऐसा करने वालों को चेतावनी भी देने लगे, तो सियासी दंगल बढ़ना लाजमी था और सवाल उठने भी तेज हो गए। सरकार ने पूरे 5 साल के जुमले मारे हैं, काम तो कुछ किया नहीं है, तो अब चुनाव के दौरान देश को सही मुद्दों से कैसे भटकाया जाए, इसमें वो प्रयोग कर रहे हैं। वैसे तो देश का संविधान लोगों को धार्मिक आजादी देता है, तो फिर गृह मंत्री का बयान अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। सवाल कानून पर भी और सवाल मंशा पर भी। और पाकिस्तान में लागू होगी 2 बच्चों की नीति। पाकिस्तान में बढ़ती आबादी है टिक टिक करता टाइम बम, और इस पर काबू पाना बहुत जरूरी है, ये कहना है पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट का। बढ़ती आबादी पर चिंता जताते हुए पाकिस्तान की सर्वोच्च अदालत ने यह आदेश भी दिया कि देश में 2 बच्चों की नीति लागू हो। सुप्रीम कोर्ट ने धर्मगुरुओं, सामाजिक संगठनों और सरकार को जनसंख्या पर काबू करने के लिए पुख्ता कदम उठाने के आदेश दिए हैं। पाकिस्तान क्षेत्रफल के मामले में दुनिया में 35वें नंबर पर है, लेकिन आबादी के मामले में ये दुनिया का 6ठा देश है। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। पिछले 4 साल में पाकिस्तान की आबादी 5% बढ़ी है, लेकिन विकास के मामले में ये मुल्क बहुत पीछे है। बढ़ती आबादी से पाकिस्तान में आर्थिक हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। इसी को देखते हुए कोर्ट ने पाकिस्तान में 2 बच्चों की नीति लागू करने के आदेश दिए हैं। 14 सेकंड में 64 साल पुराना पुल किस तरह से समंदर में समा गया, देखिए आप भी तस्वीरें। 14 सेकंड में एक पुल हुआ धड़ाम और मच गया कोहराम। अचानक एक धमाका हुआ और देखते ही देखते पुल हडसन नदी में जा समाया। ये तस्वीर अमेरिका के न्यूयॉर्क की है, जहां सुरक्षा कारणों से टप्पन जी पुल को ढा दिया गया। हडसन नदी में ये पुल 64 साल पहले बना था, लेकिन काफी जर्जर हो गया था, इसलिए इसे हटाने का फैसला किया गया। इस पुराने पुल के पास ही 2 साल पहले एक नया आलीशान पुल बनकर तैयार किया गया। दूर से देखने पर पहली नजर में लगता है कि इसी नए पुल का एक हिस्सा धमाके से गिर गया, लेकिन दरअसल प्रशासन और इंजीनियर्स ने ये कार्रवाई कुछ इस अंदाज में अंजाम दी कि बगल के पुल पर इसका जरा भी असर नहीं हुआ। और अब वक्त हो गया है दुनिया की हर बड़ी खबर से अप टू डेट होने का। देखिए वर्ल्ड कट टू कट। स्विट्जरलैंड से सामने आई कंट्रोल एवलांच की हैरान करने वाली तस्वीरें। दावोस की एक पहाड़ी में अचानक बर्फीला तूफान आता है, जिसके बाद तेज रफ्तार से बर्फ नीचे की ओर लुढ़कने लगती है। इस आर्टिफिशियल एवलांच का मकसद लोगों को बर्फीले तूफान के खतरे से आगाह करना और उससे बचाना था। केन्या के एक 5 स्टार होटल में आतंकी हमला। नैरोबी में हुए आतंकी हमले में 11 लोगों की मौत की खबर। आतंकियों ने दहशत फैलाने के लिए पहले पार्किंग में विस्फोट किया, जिसके बाद कई कारों में आग लग गई। आतंकी होटल में घुसे और अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। आतंकी संगठन अल शबाब ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। जंग से तबाह सीरिया में अब कड़ाके की ठंड सितम ढा रही है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक सर्दी और इलाज की कमी की वजह से एक हफ्ते में सीरिया में 15 बच्चों की मौत हो गई। सीरिया में बड़ी संख्या में लोग राहत शिविर में रह रहे हैं, लेकिन कड़ाके की ठंड और बर्फबारी से बेहाल हैं। भीषण गर्मी से बेहाल है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के कई इलाकों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है और हीट वेव से लोग परेशान हो गए हैं। गर्मी से बचने के लिए आम लोगों से लेकर जानवर तक समंदर के पानी में डुबकी लगा रहे हैं। आरके स्टूडियो को बेचा जाएगा, ऐसी खबरें आई थी, फिर इस पर सवाल उठाए गए और इसे कहा गया कि इसको संरक्षित किया जाए। लेकिन अब आरके स्टूडियो की एक दीवार को दोबारा से बनाया जा रहा है, उसका पुनर्निर्माण किया जा रहा है, तो अटकलों का बाजार एक बार फिर से गर्मा गया। कई ऐतिहासिक फिल्मों का गवाह रहा मुंबई का आरके स्टूडियो फिर चर्चा में है और इस बार चर्चा की वजह है स्टूडियो में चल रहा रिकंस्ट्रक्शन का काम। पुनर्निर्माण के लिए स्टूडियो की एक दीवार भी गिराई गई। ये जो आरके स्टूडियो मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर जो है रिकंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो चुका है। अंदर जो है कुछ हिस्सों को तोड़ा भी गया है, जहाँ अब काम शुरू हो सकता है जल्द। लेकिन ऐसे में देखा जाए तो इस आरके स्टूडियो से लोगों का लगाव काफी ज्यादा रहा है, न सिर्फ कपूर फैमिली का बल्कि जो लोग यहाँ काम कर चुके हैं उनका भी। मुंबई के चेंबूर इलाके में आरके स्टूडियो 1948 में बना। ये स्टूडियो 2 एकड़ तक फैला है। इसमें आवारा, श्री 420, मेरा नाम जोकर और बॉबी जैसी फिल्मों की शूटिंग हुई। 2017 में रियलिटी शो की शूटिंग के दौरान इसमें आग लग गई, जिससे काफी नुकसान हुआ। कुछ समय पहले इस स्टूडियो के बिकने की खबर आई, जिसका कांग्रेस नेता संजय निरुपम समेत कई हस्तियों ने विरोध किया था और कहा था कि सरकार को इस स्टूडियो को म्यूजियम में बदल देना चाहिए। और आइए आपको फटाफट अंदाज में बॉलीवुड की हर खबर से कर देते हैं अप टू डेट। देखते हैं सिनेमा का टुकड़ा। सिद्धार्थ मल्होत्रा 34 साल के हो गए हैं। बर्थडे पार्टी के इनसाइड वीडियो में आप देख सकते हैं कि पार्टी में मौजूद सभी सिद्धार्थ के लिए किस तरह बर्थडे सॉन्ग गुनगुना रहे हैं। पार्टी के एक और वीडियो में सिद्धार्थ केक खाते नजर आए और जैकलीन और सोनाक्षी उन्हें चीयर अप करती नजर आई।
तो आपने देखी देश और दुनिया की हर खबर जो रखती है आपसे सरोकार, सीधी सपाट रफ्तार से भरी कट टू कट। आज के लिए इतना ही, कल सुबह 9 बजे फिर हाजिर होंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत।